नमस्कार दोस्तों। मैं अनुज कुमार ए कुमार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। संपूर्ण हिंदी के क्रम में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजनों के संबंध में पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि व्यंजनों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, घोषत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं व्यंजन, प्राणत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं, सघोष कौन से, अघोष कौन से होते हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनको याद भी करते चलेंगे साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। जितने भी स्वर होते हैं बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं तो वो स्वर हो जाते हैं वर्णमाला में। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। बिना स्वरों की सहायता से इनका कोई मतलब नहीं होता है, लिखने में भी नहीं, पढ़ने में भी नहीं, ना कोई उनका अर्थ निकलता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में स्वर छिपा होता है या मिला होता है। कोई भी व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं, जैसे हमने लिखा क में कहीं ना कहीं अ भी छुपा हुआ है, मिला हुआ है। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाए क, नीचे इसके हलन एक रेखा लगा दी जाती है, हल से हल चिन्ह कहते हैं, प्लस अ होता है, ये लग जाता है डंडा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उच्चारण स्थान में कहीं ना कहीं अस्वर छुपा होता है इसके उच्चारण में। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर छिपा होता है। अगर हम इसको अलग लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के नीचे लिखी तिरछी रेखा, जैसे कोई व्यंजन हमने लिखा क अभी लिखा था, नीचे तिरछी रेखा लगा दी, इसको हल चिन्ह कहते हैं या हलंत भी कहते हैं। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, हल चिन्ह भी या हलंत भी कहते हैं। इसके प्रयोग से व्यंजन को आधा माना जाता है या माना जाता है कि स्वर का अभाव हो गया है। जैसे का है, इसके नीचे ये हलंत लगा हुआ है, तो हलंत लगने का मतलब ये होता है इसके अंदर स्वर का अभाव है, कोई भी स्वर नहीं लगा है, इसमें किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है और व्यंजन भी आधा माना जाता है ये। जैसे हमने लिखा प, सिंपल लिख दिया प, तो इसमें स्वर लगा हुआ है, स्वर लगा माना जाएगा, व्यंजन भी पूरा होगा। अगर हमने नीचे हल चिन्ह लगा दिया ऐसे छोटा सा, तो स्वर का इसमें अभाव हो जाएगा और ये व्यंजन भी आधा माना जाता है। कहने का मतलब ये, अगर हल लगा दिया तो उसको आधा हो जाएगा व्यंजन, स्वर हट जाता है। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान पर। इसके संबंध में क्या चीज होती देखो, व्यंजनों के उच्चारण स्थान। क से लेके प वर्ग तक जितने भी हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, कचट तप, ये सीरीज ध्यान है, कचट तप कचट तप कचट तप कचट तप। 4-5 बार आप बोलेंगे आपको रट जाएगा और सीरीज आपको याद हो जाएगी, कचट तप। ठीक है, तो आप देखिए क क वर्ग है, क ख ग घ ड़ च छ ज झ व। ये जितने भी वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, एक वर्ग में 4 वर्ण होते हैं, एक वर्ग में 4 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क ख ग घ ण, इस तरह से इसी इसमें भी होंगे, ट वर्ग में भी होंगे, त वर्ग में भी होंगे, पा वर्ग में भी होंगे। तो हमें देखना है क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, कंठ। क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सबका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ही होगा। क ख ग घ सब कंठ से ही बोले जाएंगे। तो आप हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क वर्ग है और कंठ से बोले जा रहा है, दोनों में का आ रहा है शुरू में, तो इसको ऐसे ध्यान रख लीजिए। सबसे पहली चीज ये याद हो गई आपको। ठीक है, अब हम इसको उल्टी तरफ से याद करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे याद करना। पा से शुरू करते हैं इसको, प प फ ब भ। प बोल रहे हैं हम लोग तो होठों का प्रयोग हो रहा है, प फ ब भ, होठ का प्रयोग कर रहे हैं बोलने के लिए, तो ये ओष्ठ से इनका प्रयोग होता है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। इसके बाद त को देखते हैं। त ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं, त थ द ध। दांत पे लग रही है जीभ, जाके दांतों पे लग रही है। जब बोल रहे हैं त बोलते हैं तो जीभ लग रही है हमारी दांतों पे। द बोल रहे हैं, ध बोल रहे हैं, तो इस वर्ग के जितने भी वर्ण को हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ दांतों पे ही लगेगी जाके।
तो इसलिए इसमें दांतों का प्रयोग हो रहा है उच्चारण में, तो उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? दंत। अब रहेगा ये वाले ट और च। च वर्ग जो है तालु से बोला जाता है। तालु का मतलब दांत के हमारे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जहाँ दांत से लगा हुआ ही ऊपर जो होता है तालु होता है। अगर हम इसको बोलेंगे च छ ज झ, तालु पे लग रही है हमारी जीभ, तो च वर्ग जितना भी है वो तालव्य या तालु इनका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो बोलने में है, उच्चारण करने में हम मुंह में जिस चीज का प्रयोग करेंगे तो वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो च वर्ग तालु से हो गया। अब इसको देखते हैं ट वर्ग को। ट ठ ड ढ। जब हम ट बोल रहे हैं तो तालु से थोड़ा ऊपर लग रही है जीभ। ट ठ ड ढ। तो ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य उच्चारण स्थान इनका होता है। तो ट वर्ग के जितने भी आते हैं तो मूर्धन्य उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। इसी में ये द्विगुण व्यंजन भी आ जाते हैं। ट ठ ड ढ। ड ढ भी इसमें आता है, बस इसमें छोटी सी नीचे बिंदी लगा दी है तो द्विगुण व्यंजन हो गए हैं। ये द्विगुण व्यंजन भी इसी वर्ग में आते हैं, मूर्धन्य ही उनका उच्चारण स्थान होता है। तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं, इनको भी समझते हैं थोड़ा। अंतास्थ व्यंजन। अंतास्थ व्यंजन को याद करने का एक तरीका है। अंतास्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यार अलावा। याद करने का तरीका है ता दम दो। दो चार बार बोलेंगे आप ता दम दो ता दम दो ता दम दो, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अंतास्थ व्यंजन का अंत हो गया, दम निकल गई, इससे आप ऐसे याद कर लीजिए, दम निकल गई अंत हो गया। तो अंतास्थ व्यंजन का ये तरीका है याद करने का, उच्चारण स्थान याद करने का, ता दम दो। इसीलिए इसको भी इसी तरह से हम याद कर सकते हैं। ऊष्म व्यंजन को भी, इसको भी ता मोदक, दोनों ता से शुरू हो रहे हैं। ता दम दो ता मोदक। अंतास्थ व्यंजन के लिए ता दम दो, दम निकल गई अंत हो गया, इसको ऐसे याद कर लीजिए। ऊष्म व्यंजन को हम ऐसे याद कर सकते हैं ता मोदक। ऊष्म मतलब गर्म, मोदक मतलब लड्डू, लड्डू भी गर्म होता है जब बनते हैं। तो आपको ऐसे याद कर लीजिए। देखो याद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो तरीका आजमाना पड़ेगा। अगर अब आप ऐसे याद करेंगे ये तालु से है या रा दंत मूल से बोला जा रहा है, तो आप याद तो कर लेंगे खींच खांच के कैसे भी, लेकिन आप भूल जाएंगे। अगर आप इन तरीकों कुछ तरीके ऐसे बना लेते हैं याद करने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं याद करने में आसानी हो जाएगी और आपको एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं उनको, अगर आप दिमाग में इस तरह की चीजें बना बैठा लेते हैं तो देख लीजिए इनको। अंतास्थ व्यंजन को तरीका क्या है? ता दम दो। ता मीस तालु, दम मीस दंत मूल, दो मीस दंत ओष्ठ। तो तालु जो है या जो है या, ये तालु से बोला जाता है, इससे ता आ गया। और रा और ला ये है, ये दंतमूल, दंतमूल होता है। दंतमूल इसका उच्चारण स्थान होता है। दम से दम का मतलब दंतमूल, रा और ला। और वा जो होता है दंत ओष्ठ, दो दंत ओष्ठ। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, तादम दो तालु दंतु मूल दंत ओष्ठ, या र ल व। या तो तालु हो गया, र ल दंतमूल हो गया, और व दंत ओष्ठ हो गया। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बहुत काम की चीज है। और यही चीजें नंबर बढ़ा देती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और गलत हो जाते हैं, बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं, यही चीज आपके नंबर बढ़ाने में काम आती है एग्जाम में। अब ऊष्म व्यंजन की बात कर लेते हैं। ऊष्म व्यंजन मतलब गरम, गरम का मतलब मोदक, लड्डू गरम होता है। तो ता मोदक, इसको ऐसे याद कर लीजिए, ता दम दो ता मोदक। अंतास्थ व्यंजन का ता दम दो था, ऊष्म व्यंजन का ता मोदक। तो ये तरीका आपको बेस्ट रहेगा मेरी समझ से। मैं भी ऐसे ही याद करता था एग्जाम्स में, तो उनको किया भी है और गलत भी नहीं होते हैं उससे। श श स ह। ऊष्म व्यंजन में ये चार वर्ण आते हैं, श स श ह। तामोदक है, तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ। सिंपल है इसको याद करना। श, इसका क्रम याद रखना, कौन सा श पहले आता है कौन सा बीच में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शलजम वाला सा, फिर षटकोण वाला सा, फिर साइकिल वाला सा, फिर हाँ, ये वर्णमाला क्रम में ऐसे ही लिखा होता है। तो आप इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। ता मोदक, तालु, ता से तालु, मू से मूर्धन्य, दा से दंत, और क से कंठ। तो इसको अच्छे से आप इसको याद कर लेना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नीचे देखते हैं संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन तो ये तो सबको पता होता है कि ये दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए। श आदक का और श से मिलकर बना होता है, श क्षत्रिय वाला श। त्र त्र बोलने से ही पता लग रहा है आदत त और आधा रा आ रहा है इसमें। ज्ञ इसको ज पढ़ते हैं, ज पढ़ेंगे तो आधा जा और वहाँ, आधा जा और वहाँ आता है इसमें। इन दोनों के योग से मिलकर बनता है श्र। ये आधा श और आधा रा के योग से मिलकर बनता है। तो आप इनको ही पढ़ लेंगे, एग्जाम में इनके भी अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, एक दो अक्सर आ ही जाता है, तो उसको ही पढ़ लेंगे। नोट्स में एक चीज आप देख लेंगे, नोट लिखा हुआ है ये ज झ को संघर्षी स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। ज और झ को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संघर्षी स्पर्शी व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन में दे दिया होगा जा दिया होगा या झा दिया होगा, तो आप उसको याद रखना, जा और झा संघर्षी स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब आइए हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं, प्राणत्व के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ये घोषत्व ये लिखा हुआ है क्या होता है, प्राणत्व क्या होता है, इनको समझते हैं। उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है। जैसे हमने किसी व्यंजन का उच्चारण किया या किसी स्वर का उच्चारण किया, तो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं जो गले में होती हैं, उन जब उनका उच्चारण करते हैं उन वर्णों का, तो उनमें कंपन उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से उनको सघोष और अघोष दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करेंगे तो कंपन होगा, तो उसको सघोष की श्रेणी में रख देंगे। अब कंपन नहीं होता है तो उसको अघोष की श्रेणी में रख देते हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। ठीक है, घोषत्व का मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन, कंपन होगा तो सघोष, नहीं होगा तो अघोष। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। प्राणत्व, प्राणत्व का मतलब होता है वायु या हवा। हम किसी शब्द को किसी भी वर्ण को उच्चारण में लेते हैं तो हमारे मुंह से हवा, कुछ वर्ण को बोलने से ज्यादा हवा बाहर आती है मुंह से, कुछ वर्ण को बोलने से थोड़ी कम हवा बाहर आती है। उसके आधार पर भी उनको अल्प प्राण और महाप्राण में दो श्रेणी में बांट दिया गया है, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व का मतलब हवा, वायु, कम हवा निकलेगी तो अल्प प्राण, ज्यादा हवा निकलेगी तो महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आगे देखते हैं, नोट में देख लीजिए इसको। जितने भी स्वर होते हैं सभी सघोष अल्प प्राण होते हैं। सघोष अल्प प्राण का मतलब आप समझ रहे हैं। सघोष अल्प प्राण का मतलब है, सघोष में मतलब कंपन हो रहा है, कंपन होता है स्वर तंत्रियों में तो सघोष बोलते हैं। अल्प प्राण का मतलब हवा कम निकल रही है मुख से बाहर, तो कंपन हो रहा है लेकिन हवा कम निकल रही है। तो जितने भी स्वर होते हैं तो सघोष अल्प प्राण होते हैं, कंपन तो होता है लेकिन हवा कम बाहर निकलती है। उसी श्रेणी में ये अंतास्त व्यंजन भी आ जाते हैं सघोष अल्प प्राण में। जितने भी हमारे स्वर होते हैं अ आ इ ई उ रे ए ए ओ ओ अं, अहा तक, सभी सघोष अल्प प्राण में आते हैं। सघोष भी होते हैं, अल्प प्राण। कभी कभी सिंगल ही पूछ लिया जाता है, तो व्यंजन तो सॉरी स्वर किस में आ जाते हैं, सघोष में आते हैं। अल्प प्राण में आते हैं स्वर तो अलग अलग भी पूछ लिया जाएगा, दोनों को साथ रख के भी पूछ लिया जाता है, इसको आप विशेष ध्यान रखें। अंतास्त व्यंजन का भी ऐसा ही कुछ है, इनका भी बिल्कुल सेम है, सघोष अल्प प्राण में ही आएंगे इसकी श्रेणी में, या र ल व। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो कचट तप, ये जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये इतने वर्ग हैं, इन वर्गों को सघोष में कौन सा वर्ण रखा जाता है, अघोष में कौन सा रखा जाता है, इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं इसमें। पंचमाक्षर जो होता है किसी भी वर्ग का, पांचमाक्षर होता है, ये पंचमाक्षर होता है, कहीं ना कहीं ये अंक की बिंदी का काम करता है, अंग। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। पांच वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग में, पांच वर्ण हो गए। ठीक है, क ख ग घ ण। अब शुरू के दो अघोष होते हैं, बाद के तीन सघोष होते हैं। ठीक है, ये तो घोषत्व के आधार पर इनको बांट दिया गया। अब प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर कैसे बांटेंगे इनको।
पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक क्रम से हम रख दिया। अल्प प्राण रखा, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, इसको क्रम से रख दिया। तो शुरू के 2 अघोष, लास्ट के 3 सघोष, फिर इनको क्रम से रख दिया। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे अघोष आ से शुरू हो रहा है, ये भी आ से शुरू हो रहा है, दोनों अघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण। तो आप इस सीरीज को याद रखना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अ इसमें भी आ रहा है, अ इसमें भी आ रहा है। तो अघोष अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरह से आपको इसको ध्यान रख लेना है। पंचमाक्षर नासिक के होता है, नाक से बोला जाता है। अंग, तो नाक का प्रयोग हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं। ठीक है। तो किसी वर्ग का पहला वर्ण जो होते हैं ये कचट तप, ये पहले वर्ण है, तो ये अघोष भी होंगे और अल्प प्राण भी होंगे। तो साथ में लिख के भी आता है, अघोष अल्प प्राण भी लिख सकते हैं, सिर्फ अघोष भी होता है, सिर्फ अल्प प्राण भी होता है। ठीक है। द्वितीय वर्ण जो होगा वो सघोष महाप्राण होंगे किसी भी वर्ग के। किसी भी वर्ग के तृतीय जो होंगे, तृतीय तृतीय वर्ण सघोष अल्प प्राण होंगे। इसी तरह से चतुर्थ भी, इसी तरह से पंचम भी। आपको इस तरह से आपको ध्यान रख लेना, ज्यादा इसमें नहीं सोचना है कुछ। अब आपको ध्यान रखना है, इसको देखिए जरा। ये जो है श स स ह, ये ऊष्म व्यंजन जो थे, ऊष्म व्यंजन, ये अघोष महाप्राण में आते हैं, अघोष महाप्राण की श्रेणी में रखे जाते हैं। मतलब किसी भी वर्ग के द्वितीय वर्ण जो है अघोष महाप्राण में आते हैं, द्वितीय वर्ग। ये जो देख लीजिए, इस तरह से देख लीजिए आप इसको। ठीक है। अघोष महाप्राण में आते हैं किसी भी वर्ग के द्वितीय वर्ण। उसी श्रेणी में ये भी आते हैं ऊष्म व्यंजन भी, जितने भी हैं। श श श, तीनों श जो है अघोष महाप्राण की श्रेणी में आते हैं, मतलब जिसमें ये आते हैं द्वितीय वर्ण। आप उसको ऐसे ध्यान रख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, वरना भूल जाएंगे आप। अब ये ह, हाँ जो है ये सघोष है। स, ये सघोष में आते हैं, सॉरी अघोष में आते हैं। तो ये हा जो है सघोष में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना। ये तीनों श जो है अघोष में आते हैं, उसके बाद जो हा आता है वो सघोष में आ जाता है, लेकिन है दोनों महाप्राण में। ठीक है। यार अलावा के बारे में आपको बता ही दिया था, अंतास्त व्यंजन होते हैं, सघोष अल्प प्राण होते हैं, इसके बारे में। या और वा, या और वा जो है अर्ध स्वर कहा जाता है इनको। या और वा को, जो अंतास्त व्यंजन होते हैं, इनमें या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ये एग्जाम में आता है, ज्यादातर पूछा जाता है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर किसको कहा जाता है? या और वा को। इसी तरह से रा को क्या, र जो है इसको लुंठित स्वर कहा जाता है, लुंठित स्वर। लुंठित स्वर कौन सा होता है? र। ठीक है, आप इसको भी याद कर लेंगे। अब देखते हैं ल। ला को कहते हैं पार्श्विक स्वर, पार्श्विक स्वर। ठीक है। उसको वत्स्य वर्ण भी कहते हैं, जो इनके नाम है, कहीं ना कहीं दूसरे नाम से भी इनको बुलाते हैं, तो आप इनको ध्यान रख लीजिए। लुंठित स्वर कौन सा होता है? र, अर्ध स्वर या व, पार्श्विक स्वर ल। इसको वत्स्य वर्ण भी कहते हैं। आप इनको ध्यान रख लीजिएगा। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम संधि के बारे में। संधि कितने प्रकार की होती है, कैसे इनको समझेंगे, कौन कौन से उनके नियम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।